नमस्कार दोस्तों। आई होप आप ये लाइव देख पा रहे होगे। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आज हम बात करेंगे नेहा गुप्ता जी के साथ। नेहा गुप्ता जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और स्कूल टीचर भी हैं। हम उनके साथ बात करेंगे महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर। किस तरह से महिलाओं के साथ क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, शादी से पहले, शादी के बाद। तो वो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नेहा जी हमारे साथ शेयर करेंगी। अभी हम उनको लाइव लेते हैं, नेहा गुप्ता जी को। नेहा गुप्ता जी, आप अगर देख पा रही हैं तो रिक्वेस्ट भेज दीजिए वहाँ से ऐड होने के लिए, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। शायद आप सुन पा रही हो तो एक ऑप्शन आ रहा होगा, रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट। तो रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट पे अगर आप एक बार रिक्वेस्ट भेजेंगी तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप अपनी स्क्रीन में देखिए, रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट आपको दिख रहा होगा। एक बार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और फिर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन में अपने। रिक्वेस्ट भेज दीजिए नेहा जी, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन में ले लेता हूँ फिर। दोस्तों, नेहा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछले कई साल से सामाजिक कार्य में एक्टिव हैं और कई इश्यूज़ पर काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स पर भी काम करती हैं। तो आज नेहा जी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी महिला उत्पीड़न के ऊपर। तो उसी के लिए लाइव सेशन आज हमने किया था। नेहा जी प्लीज़ रिक्वेस्ट भेज दीजिए। देखिए आपके स्क्रीन में ऑप्शन होगा, रिक्वेस्ट टू बी इन योर ब्रॉडकास्ट। इस तरह से देखें कोई। हाँ, सर ज्वाइन कर लिया मैंने आपको जी। नमस्कार सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका हमारे साथ ये लाइव सेशन करने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू बहुत बहुत कि मुझे ये मौका दिया आपने। जी दोस्तों, पहले मैं बता दूं, नेहा गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्कूल टीचर भी हैं और महिलाओं के लिए कई मुद्दों पर काम कर रही हैं पिछले कई साल से। और भी ह्यूमन राइट्स पे भी काम कर रही हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस की वो ऑफिस बेयरर हैं, पदाधिकारी हैं, अच्छे दायित्व संभाल रही हैं। और जी सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे भी बहुत पॉपुलर हैं अपने कार्यों की बदौलत। थैंक तो यू हम सर। भी देखते रहते हैं, अभी लॉकडाउन में भी जो ये पैंडेमिक में भी कोरोना वॉरियर के तौर पे भी नेहा जी ने बहुत काम किया, उन्हें सम्मानित भी किया गया कई सर्टिफिकेट द्वारा। तो वो जी हम सर। देखते रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें गर्व महसूस होता है हमारी टीम के लोग जब सामाजिक कार्यों में ना ही सिर्फ दिखावा बल्कि सच में ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर जब कार्य करते हैं तो अच्छा लगता है। जी सर। तो आज हम नेहा जी के साथ बात करेंगे महिला उत्पीड़न के ऊपर। तो नेहा जी कुछ जी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी, इसलिए आज हमने लाइव सेशन किया था। तो नेहा जी, जी जहाँ तक हमें जानकारी है आपके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर आप उसे आगे कंटिन्यू कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। तो जितना हम जानते हैं आपके बारे में, तो नेहा जी जैसे कि शायद आपकी 2 मैरिज हुई हैं, जिसमें जी कि जी पहली मैरिज आपकी किसी कारणवश आप टूट गई थी, सफल नहीं रही थी। जी तो जी उसके बाद आपने फैमिली फोर्स, और ये होता है, आपकी बात नहीं, जब भी कोई लड़की की कोई
अगर कोई पहली मैरिज अगर सफल नहीं होती तो फैमिली और रिलेटिव फोर्स करते हैं कि आप एक मौका और देखिए दीजिए। तो जहाँ तक हमें जानकारी, आपकी दूसरी शादी में भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और आपको वहां से भी शायद आप अलग हो गए अब। तो जी बताएं आपको थोड़ा सा हमारे, क्योंकि देखिए महिलाओं का इशू ऐसा है, ये रह रहकर उठता रहता है। अगर हम देखें, हम बराबरी की बात करते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और हम जी कहते हैं जी आजकल महिलाएं वो पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं, लेकिन रियलिटी में क्या आज की 21वीं सदी में भी महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स वैसी झेलनी पड़ती है जो करीब अगर हम 10 साल 20 साल पीछे जाएं तो वो झेलनी पड़ती है? कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं हमें अपना। जी सर, थैंक यू आपने मुझे बुलाया। मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो ये शो देख रहे हैं, और आप सभी के सहयोग से और मम्मी-पापा के आशीर्वाद से आज मैं इस लेवल में पहुँची हूँ। जैसे कि सर ने बताया, मुझे बताते हुए कभी शर्म नहीं होता, और मेरे ख्याल से मेरी गलती भी नहीं है तो जो मुझे शर्म हो कि मेरी 2 मैरिज हुई है। पहले मैंने लव मैरिज की थी। लव मैरिज में मैं 7 इयर्स अपने हस्बैंड के साथ रही। मेरी 7 साल की बेटी हो गई। उसके बाद ऐसे कुछ इश्यूज हुए जो हम दोनों के बीच में टकराव महसूस होने लगा, और फिर म्यूचुअल डिवोर्स हो गया। उसके बाद ऐसा रहता ही नहीं कि आप डिवोर्स हो या विडो हो तो आपकी सेकंड मैरिज, अभी समाज वाले बोलते हैं कि नहीं, इसको दूसरा चांस मिलना चाहिए। बहुत ये सोच अच्छी है कि जब आदमियों के लिए सोचा जाता है कि दूसरी शादी हो जाए, तो औरतों के लिए भी अच्छी सोच है ये। बट अगर आपकी बेबी या बाबा हो तो जनरली हम दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट इजली नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना था कि मैंने मम्मी पापा को कह दिया था, ठीक है आप लोग चाहते हैं तो मैं दूसरी शादी करूंगी, बट जो मेरी बच्ची को एक्सेप्ट करे। मेरी बेबी उस वक्त 8 इयर्स की थी। तो सामने वाले ने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट हाँ बोलने में और उसको निभाने में बहुत फर्क होता है अमन जी। तो फिर शादी हुई मेरी, और बच्ची को एक्सेप्ट नहीं किया उन लोगों ने। बच्ची को काफी टॉर्चर झेलना पड़ा। मुझे तो ज्यादा नहीं झेलना पड़ा, लेकिन मेरी बच्ची को बहुत झेलना पड़ा। उसको कहा गया कि तुम दूसरे की बच्ची हो, और उसको अपनाया नहीं गया। फादर नेम में उसने अपना एडॉप्शन पेपर साइन नहीं किया था, एडॉप्ट नहीं किया था। तो वहां पे एक प्रश्न मैंने अपने आप से किया था, क्या मुझे या मेरी बेटी को, ये मुझे पति के नाम की जरूरत है? नहीं। मैं एक औरत हूं, अगर मैं एक जिंदगी को जन्म दे सकती हूँ, मैं इतना मुझे भगवान ने पावर दिया है कि मैं एक जिंदगी को जन्म दे सकती हूँ, और तो फिर मैं अकेले क्यों नहीं जी सकती? ठीक है शादी बिल्कुल हो गई, मुझे निभाना। ये समाज में एक मेंटेलिटी है कि आपको कुछ भी करो आप शादी निभाओ। मुझे ये दिमाग में हमेशा था कि नहीं, हम इंडियन इंडियन हैं और भारतीय है, तो भारतीय संस्कृति कहती है हमारे अंदर जो एक कीड़ा होता है कि कुछ भी हो जाए, पति कैसा भी हो, आपको निभा के चलना है। आपकी दूसरी शादी में आप क्या करोगे, अगर इसको भी छोड़ दोगे तो दुनिया वाले आपको ताना देंगे। ये बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रही मेरे भी, बहुत घूमती रही। लेकिन बोलते ना, एक आपको परिस्थितियां बहुत स्ट्रांग बना देती है। तो जब भी मैं अपनी बेटी को देखती थी मुझे लगता था करके, नहीं अगर मैं नहीं सहूंगी तो उसकी तो आगे पूरी लाइफ है। वो तो छोटी है, उसको मैं नहीं सहन करवाऊंगी। तो फिर मैंने काफी चीजें हमारे साथ हुई, मेरी बेटी और मेरे साथ हुई। कोरबा के रहने वाले हैं वो, और मैं कह रही हूँ तीसरी शादी भी करना चाहते हैं तो प्लीज कोरबा में लालू राम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में दीपक गर्ग नाम के आदमी से दूरी रहेंगे आप लोग। उनके साथ मेरी मैरिज हुई थी। फिर ये हुआ कि वो मुझसे मैरिज इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको एक बेटी मिल जाए, और खुद ही इंपोर्टेड थे। मेरे को बोलते हुए शर्म बिल्कुल नहीं आ रही। जब आदमियों को गाली बकने में, हमको मारने में शर्म नहीं आती और हमारी जिंदगी बर्बाद करने में शर्म नहीं आती, तो मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आती है। तो ये अच्छी बात थी कि कहीं बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। उनके समाज वाले मेरा सपोर्ट किए सब, और मैं स्ट्रांगली खड़ी रही अपनी बेटी के साथ। उन मुझे रात को 12-1 बजे मार पीट के मेरी बेटी को निकाल दिया गया था बस स्टैंड के इलाके में। मुझे भी निकाल दिए थे उन लोगों ने, लेकिन मैं खड़ी रही, और वहां के कॉलोनी के, अनंत इमेजिन्स के कॉलोनी के लोग सभी मेरा सपोर्ट किए। मुझे और मेरी बेटी को सीसीटीवी कैमरे में रखा गया। मेरे ऊपर पाउडर फेंका गया, और पाउडर फेंकने के बाद भी मेरा वहां पे ट्रीटमेंट चला। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया। तो ये चीजें जो मैंने सहन की, उसके बाद अगर मैं छोड़ के आ रही हूँ तो मतलब मैं
लोग ये बोलते हैं कि यार तेरी सेकंड शादी फिर भी तू छोड़ के आ गई। कोई नहीं चाहता अपने अपनी लाइफ बर्बाद करना, अपनी लाइफ स्पॉइल करना। कोई अपनी मर्जी से खुशी से किसी को छोड़ता नहीं है। या ऐसी सिचुएशन, बिल्कुल। अगर आप, मैं आपको मैसेज शेयर करूंगी, शायद स्क्रीन में अगर शेयर हो सके तो बिल्कुल ये मैसेज मैं शेयर करूंगी। उसने पूरी मेरी पिक्स, सीसीटीवी कैमरा लगाया था, उसकी जो पिक्स वगैरह उसने लिया था उसने पूरा वायरल कर दिया था। राजनांदगांव में मैंने उसके खिलाफ आईटी एक्ट लगाया। उसने मेरी पिक्स इंस्टाग्राम में वायरल कर दी थी, और इंस्टाग्राम में उसने एक मैसेज डाला था मेरे फ्रेंड्स को फ्रेंड बना के कि अगर इसके साथ कोई ब्लू फिल्म बनाता है, इसके साथ अगर कोई सेक्स करता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। सोचिए उस आदमी की बुद्धि को देखिए। जब मैं वो कोरबा छोड़ के आ गई उसके बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने मुझे बहुत सारे कॉल कराए, तब मैंने उसके खिलाफ आईटी एक्ट लगाया। मैं मतलब ये है कि हम में कितनी शक्ति है। फिर मैंने देखा कि मैं यार इतना झेल सकती हूँ, तो मैं लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ूंगी, और जो औरतें झेल रही है उनका मैं सपोर्ट करूंगी। मुझे सपोर्ट करना है। और मैं, मेरे में भी आया कि यार सेकंड शादी हुई और मेरे साथ ये सब हुआ, तो चलिए नेहा जी, सुसाइड करूं। आता है सर, मन में आता है सुसाइड करने का, बिल्कुल। बट आपके सामने एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप सुसाइड कर रहे हो, तो ऐसे भी इंसान है जिसकी वजह से आपको जिंदा रहना है, जैसे मेरी बेटी। उसका कोई कसूर नहीं है सर। मेरी लाइफ में लिखा था 2 मैरिज, लेकिन मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था। मेरे पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं था, तो मुझे वो झेलना था। लेकिन मेरे सामने 3 लोग थे जिनके लिए मुझे जीना है, और मेरे को स्ट्रांग बनना है, मुझे हंसना है। और इसलिए मैंने सुसाइड नहीं किया, और मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ सर, बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ। आज भी मेंटलिटी नहीं बदली है, इंडियंस की मेंटलिटी बदल ही नहीं सकती है। अगर मैं अच्छे से तैयार होती तो आज भी मुझे सुनने को मिलता है कि यार इसके साथ 2 2 बार ऐसा हो गया फिर भी ये तैयार हो रही है। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? वो इंसान तीसरी शादी करने जा रहा है, वो इंसान अच्छे से घूम रहा है, वो इंसान मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दिया, वो अच्छे से घूम रहा है, उसको कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो आदमी है, क्योंकि वो आदमी है। ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं भी औरत हूँ, मैं अच्छे से, ठीक है भाई, वो पन्ने को मैंने निकाल दिया अपनी लाइफ से, फिर मैं क्यों याद करके रहूं, मैं क्यों पास रहूं? मैं नहीं रहती, मैं तीजा नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ है मेरा, और मैं डिवोर्स दूंगी भी नहीं उससे आदमी को। तो मैं क्यों दूं डिवोर्स? क्योंकि वो तीसरी की जिंदगी बर्बाद करे? बिल्कुल डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं को शादी नहीं करने का शौक है, मैं शादी नहीं करना है मुझे, उसको भी करने नहीं दूंगी। अच्छा मैंने उसके सुनिए। खिलाफ बहुत सारे केस लगे हुए हैं सर। जब उसने मुझे मतलब मेरी बेटी को मार पीट के भगाया था, मेरे भी पैर फ्रैक्चर कर दिया था, तो उस पे एक केस बना था, पुलिस वालों के सामने मारा था, तो मैंने छुड़वा दिया था। फिर उसने मेरी पूरी बैंक में मेरी ज्वेलरी रख लिया, गोल्ड की ज्वेलरी रख लिया, मेरे पूरे सर्टिफिकेट्स रख लिया। और मेरे पे मेरे मतलब पूरा सोशल मीडिया में मेरी पिक्स वायरल कर दिया था, और मेरे खिलाफ बहुत गलत गलत मैसेजेस किए मुझे। तो बहुत सारे केस लगे हुए, लेकिन आज भी मुझे न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने सोशल एक्टिविटीज ज्वाइन की। मैंने कहा कि जो मैंने झेला है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो झेल रही हैं। और सर, सीरियसली बताऊं, ये औरतों पे कभी कम नहीं होगा। आप बोलते हैं वॉयलेंस, स्टॉप अगेंस्ट वुमेन्स वॉयलेंस, मतलब आप बोल रहे हैं कि वॉयलेंस को एंड करो। कौन सा वॉयलेंस आप बोल रहे हैं? रेप को वॉयलेंस बोलते हैं आप? कि आप मारपीट को वायलेंस बोलते हैं? या आप सोशल मीडिया में किसी की पिक्स को वायलेंस बोलते हैं? या आप किसी को वर्बली इतना गंदा बोल देते हो कि उसको मेंटली टॉर्चर हो जाए, आप उसको वायलेंस बोलते हैं? आप किस चीज को वायलेंस बोल रहे हैं? हर तरीके से औरतों के साथ वायलेंस हो रहा है। और अगर औरतें जी रही हैं, अगर औरतें अच्छा कपड़ा पहन रही है, अगर औरतें, अगर एक औरत विडो है या डिवोर्सी, अगर वो जीना चाह रही तो उसको जीने क्यों नहीं देते? वो क्या सहन करके आई है, आप वो तो देखो। आप सिर्फ वो एक एक पन्ना इंसान देखता है, एक पहलू देखता है, दूसरे पहलू को तो आके देखो कि अब वो जीना चाहता है। भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है आपको कि आप जानवर नहीं हो, कम से कम एक इंसान का जीवन दिया भगवान ने, तो उसको अच्छे से जियो ना। उसके लिए जियो जो आपको देख के खुश है। तो मैं उसके लिए ही जीती हूँ, अपनी बेटी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए। और मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, जो जो मेरा शौक है सारी चीजें पूरी करती हूँ। मैं बिल्कुल दुनिया की नहीं सोचती सर, चलिए बिल्कुल नहीं। नेहा जी पहले तो हम मेरी तरफ से और हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाया। क्योंकि देखने जी को सर। मिलता है कई महिलाएं, कई ऐसी लड़कियां ऐसी हैं जो डिप्रेशन में आके और आगे अपना फ्यूचर उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, जबकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आपने एक लाइन बोली, बहुत अच्छी लाइन थी कि अगर मेरे पास
मरने का, सुसाइड करने का एक ऑप्शन था, तो 3 लोग ऐसे भी थे जिनके लिए आपको जीना था, आपकी मदर, फादर और आपकी बेटी। तो बहुत अच्छा आपका फैसला था। तो मैं ये 2-3 सवाल है मेरे जो मैं जानना चाहता हूँ, और मुझे जी लगता है जी कि हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते होंगे। जी तो जी। एक तो ये, नेहा जी की जो आपकी दूसरी शादी जब आपकी टूटी और असफल रही किसी कारणवश, तो उसके बाद आपने सोशल वर्क शुरू किया जब आपको ऐसा लगा कि सोशल वर्क करना चाहिए, एक तो नहीं ये सर, सवाल। नहीं सर। मैंने प्यार में पागल हो गई थी जब मैंने फर्स्ट लव मैरिज किया था। तब मैं फर्स्ट ईयर में थी। उसके बाद फाइनल ईयर तक मतलब अफेयर चला, फाइनल ईयर में शादी कर दी। उसके बाद मैं 10 साल तक एक गुमनामी की जिंदगी जी, क्योंकि मैंने लव मैरिज किया था, मुझे सास ससुर को खुश रखना था और मुझे अपने ससुराल में फोकस करना था। 7 साल मैंने डिवोटेडली अपने ससुराल वालों के लिए सब चीज किया, जो भी हुआ मेरे और मेरे हस्बैंड के, एक्स हस्बैंड के बीच में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों, मतलब जब मैं अपने पापा के पास आई फर्स्ट डिवोर्स के बाद, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि एक लाइन आपको दिया जाता है। नहीं, मैंने सुसाइड कमिट किया था फर्स्ट डिवोर्स के बाद, मैंने सुसाइड कमिट किया था। और जब सुसाइड से मैं उभरी, जब मुझे होश आया, लाइक मैंने बहुत सारी स्लीपिंग पेन्स खा ली थी, मैंने नस काट लिया था, सुसाइड कर लिया था। उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी। फिर जब होश आया तो मेरी बच्ची मेरे पास नहीं थी। मैंने अपनी बच्ची की कस्टडी ली। बच्ची की कस्टडी लेने के बाद मेरा वेट 29 kg हो गया था। उसके बाद ये लगा जिसके साथ शादी हुई दुनिया को छोड़ के चली गई, उसके साथ मेरा टूट गया, दुनिया वाले क्या कहेंगे। वो डिप्रेशन में बहुत बुरी तरीके से आ गई थी। डिप्रेशन से उठ के मेरे पापा ने कहा कि पढ़ाई सबसे अच्छा जरिया है, पढ़ाई करो। नहीं नहीं, उसके पहले शायद मैं जॉब ढूंढना चाहती थी, क्योंकि पापा मम्मी से पैसे नहीं लेना चाहती थी मैं, और मैं अपने पैर में खड़े होना चाहती थी। तो फिर मैं जॉब ढूंढने गई, तो फिर जॉब में पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ प्लेन बीकॉम थी। मेरे को तो जॉब दे नहीं सकता था, कोई भी देता तो छोटी मोटी जॉब देता, और वो मैं नहीं कर सकती थी, सीरियसली मैं नहीं कर सकती थी। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए। वापस मैंने पढ़ा, 10 साल बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। 2003 के बाद मैंने 2014 में मैंने बीएड किया। बीएड किया, वहां पे जब मैं पढ़ाई करने गई तो मेरी बेटी छोटी थी और काफी मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जितने थे सब स्टूडेंट्स थे, लड़के थे। कुछ तो मजाक भी उड़ाते थे, कुछ पीछे कमेंट भी करते थे, और कई लोग तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ करना है और अपनी बेटी के लिए जीना है, और मुझे जॉब करना है, अपने पैर में खड़े होना है। तो मैं पढ़ती गई, मैंने टॉप किया, 75% आया था मेरा बीएड में। 10 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट की थी। उसके बाद सर मैं रुकी नहीं। मैंने बीएड किया, एमएससी आईटी की मैंने, एमए इन इंग्लिश की, एमए इकोनॉमिक्स किया मैंने, और एमएड अभी लास्ट एमएड की सर मैंने। मेरे पास 4 मास्टर डिग्री है। और मैं पढ़ती गई। फिर सोशल एक्टिविटीज मेरे को बहुत, मेरे मन में शांति नहीं थी पढ़ने के बाद भी। जॉब मिल गई, शांति नहीं मिली। मुझे लगा कि जैसे मैंने झेला है, तो कई औरतें झेल रही होंगी उनको। सर मैं ये नहीं कहती पूरी औरतें सही हो, मैं खुद भी एक औरत हूँ, मैं नहीं कहती। कई औरतें भी मैंने देखा है कि कई औरतें भी झूठ बोलती है, अपने सास ससुर को फंसा देती है, वो भी बहुत गलत चीज है सर। तो मैंने सोचा कि जो मैंने झेली हूँ, मैं सच समझ सकती हूँ किसकी आंखों में सच्चाई है। दर्द मैं जो झेली हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि दर्द क्या होता है। तो फिर मैंने, डिवोर्सी महिलाएं हैं मेरे साथ, मेरे ग्रुप में विडो महिलाएं हैं। मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया, मैंने सोशल वर्क किया, नक्सल पीड़ित बच्चों के लिए काम किया, अलग अलग टाइप के काम किए मैंने। फिर मम्मी पापा ने कहा कि सेकंड मैरिज कर लो, फिर मैंने सेकंड मैरिज की। फिर वहां पे भी बहुत सारी चीजें का सामना करना पड़ा मेरे को। सीसीटीवी कैमरे में रही मैं। मुझे मेरा पति बोलता था तुम तैयार मत हो, तुम ऐसी गंदी रहो। और वहां पे भी मैंने जॉब किया सर। वहां पे भी मैंने स्कूल में जॉब की, मेरी बेटी के साथ। वहीं पे मैं खुद ही कमाई थी, खुद ही अपनी बेटी की फीस भी भरती थी, क्योंकि मम्मी पापा को क्या बोलती, सेकंड शादी हुई थी तो। मतलब काफी चीजें मैंने छुपाया था मम्मी पापा से उस वक्त। लेकिन जब उसने मेरे पे पाउडर फेंका, जब वो केस हुआ था, उसने, गनीमत आज मैं ठीक हूँ, मेरा चेहरा ठीक है, नहीं तो शायद पता नहीं क्या होता। नेहा बच जी गई, किस्मत थी सर। उसके बाद मैंने फिर नेशनल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल से जुड़ी।
मैंने बहुत सारी एनजीओ से टाई अप करके फिर मैंने काम किया। मैं विधिक सेवा प्राधिकरण में हूँ, औरतों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, एंकरिंग की। मतलब अभी भी सर कहीं ना कहीं वो है, दुनिया वालों की नजर में वो सवाल है कि तू कैसे तैयार होती है, ये क्यों, 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 ये सवाल क्यों। और हर मतलब है सर, ये कभी जा नहीं सकता। वो बोलते ना, वो एक कीड़ा जो है हिंदुस्तान की जनता में बोलते ना, वो कीड़ा कभी नहीं जा सकता कि तू इतनी ने- खुश क्यों है। नेहा जी, एक सवाल और था हमारा। वो जी सवाल ये था, जैसे कि अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट मैरिज की, तो जी जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो आपकी लव मैरिज थी और आपने अपने घर वालों के खिलाफ जाके वो शादी की थी, जी और जी आपके फिर मदर फादर से आपकी बातचीत भी बंद हो गई थी। जी तो जी ये जो लड़कियां जो इस तरह के स्टेप लेती हैं, देखिए, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन एक परिवार की रजामंदी भी जरूरी है। आप 6 महीने, साल, 2 साल किसी लड़की के साथ रहकर, आप जो 8 18 साल, 20 साल जिनके साथ आपने बिताए, पेरेंट्स के साथ बिताए, तो आपको उनको छोड़ के भाग जाना या उनकी रजामंदी के खिलाफ शादी कर लेना, तो आपने उसके बाद भी परेशानियां झेली, तो उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है जो इस सर, तरह के बहुत स्टेप झेला है लेती हैं या सर, आगे ले बहुत सकती हैं? ज्यादा झेला है। सर क्या होता है, मैं ये नहीं बोलती कि लव मैरिज अनसक्सेसफुल रहती है या सक्सेसफुल रहती है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है सर, किस्मत की बात है। आप ये नहीं बोल सकते कि लव मैरिज हमेशा लव मैरिज में ही डिवोर्स, नहीं, आजकल अरेंज मैरिज में भी बहुत डिवोर्स होते हैं। बस वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, लव मैरिज पे दोष नहीं देना चाहूंगी। देखिए सर, मेरी तो दोनों ही हुई है, एक तो अरेंज हुई है, एक तो लव हुई है। मेरे साथ तो दोनों ही केस मेरे खराबी है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये बताइए। क्या सब किस्मत का खेल है, और कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, इंसान सही मिल जाए या वाइफ सही हो या आदमी सही हो, हर बार वाइफ गलत नहीं होती है, हर बार जेंट्स गलत नहीं होता। तो सर वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मैरिड लाइफ टिकती ले, है। ले, लेकिन लेकिन आप लड़कियों को ये तो मैसेज देना चाहेंगे कि सर देखिए, आपकी आपने आवाज अपने क्लियर नहीं पेरेंट्स आ के रही है। आपने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करा, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करी, उसके बाद भी आपको अपना दोबारा से आपको उतना प्यार दिया और आपको पूरा मॉरल सपोर्ट दिया और हर तरह से आपके साथ रखा, तो लड़कियों को आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपने माँ बाप के साथ कम से कम एटलीस्ट जी जी उनको सर, जी कन्विंस सर। करने की कोशिश करें, उनके साथ ऐसा ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक बार आपको आपका प्यार धोखा दे सकता है, लेकिन माँ बाप फिर भी आपके साथ खड़े हैं आज माँ भी। बाप नहीं धोखा। सर आज मैं जो भी हूँ अपने मम्मी पापा की बदौलत हूँ। आज देखिए, दोनों केस के बाद जो सपोर्ट चाहिए वो मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और अगर आप पेरेंट्स के आशीर्वाद से करते हैं शादी या कोई भी काम, तो वो सक्सेस मिलना ही मिलना है। और बोलते हैं ना, माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। और अगर कर्ज उतारना है तो उनके हिसाब से चलो तो बहुत सही है, अगर उनके विरुद्ध जाएंगे, उनका दिल दुखाएंगे, तो आप कहीं के नहीं रखेंगे। देखिए सर, मेरे साथ तो ये होना ही था, मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखा के गई, उनका सर नीचा करके शादी करके गई, तो मेरे साथ तो कुछ गलत तो होना ही था। ठीक है, हो गया। जी। चलिए ठीक है, नेहा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक कभी यू भी सर। आपको ऐसा लगता है कि हमारे लायक कोई भी आपको लगता है कि हम कहीं आपके काम आ सकते हैं, आपके हाथ खड़े हो सकते हैं, तो आप बेझिझक हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। और बाकी आप ऐसी सर सामाजिक एक एक कार्यों में। छोटी सी चीज कहना चाहूंगी सर मैं। जी। मेरे पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि अगर मतलब छोटी सी कहानी है सर, एकदम छोटी सी। दो पत्थर रहते हैं, जी। अगर एक पत्थर को आप बार बार, दो पत्थर हैं, अगर पत्थर को मार के ही मूर्ति बनती है, और पत्थर को जितना मारोगे, जितना तराशोगे, तो वो मूर्ति उतनी सुंदर बनती है, और वही मूर्ति की पूजा होती है, क्योंकि वो बिल्कुल। पत्थर उस मार को सहन कर रहा है और उस चोट को सहन कर रहा है। तो अगर आपको लाइफ में दर्द मिल रहा है, आपको चोट मिल रही है, तो उससे उबरना सीखिए, उस चोट से घबराइए नहीं, दर्द से घबराइए नहीं। आपको सफलता और ऊंचाइयां जरूर मिलेंगी, जैसे मुझे मिली हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी के लाइफ में ऐसा मोड़ कभी ना आए कि वो जिंदगी और मौत में किसी को चुने। तो मैं यही कहूंगी, सुसाइड का कभी ख्याल ना रखें। आप आप जिस चीज के लिए सुसाइड कर रहे हो, उससे ज्यादा आपके पास जिंदगी जीने की मतलब बहुत सारे इंस्पिरेशन लोग ऐसे होते हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन है, आपके रिलेटिव है, जो आपको चाहते हैं, उनके लिए आपको जीना चाहिए। जो नहीं चाहता सिर्फ एक बंदे के लिए आप सुसाइड ना करें। और बिल्कुल बिल्कुल। भगवान पे विश्वास रखिए हमेशा, और सबसे ज्यादा धरती पे रूप माँ बाप का है।
तो भगवान ही है धरती पे हमारे माँ बाप, तो उनकी हमेशा सुनिए और प्लीज आप कभी भी एक छोटा सा भी अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, खासकर उस लेडी की, या जो ऐसा नहीं आप बुजुर्ग की भी हेल्प कर सकते हैं, आप कोई बच्चे की भी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी की भी हेल्प करेंगे तो आपको जरूर 1% बहुत संतुष्टि मिलेगी, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, आप हंसते रहेंगे। अगर आप खुद पे अगर विश्वास करोगे तो दुनिया आप पे विश्वास करेगी। मुझे विश्वास दिलाने के लिए मेरे पेरेंट्स थे, मैंने अपने पे विश्वास करना शुरू किया तो दुनिया भी मुझ पे विश्वास किया। आज मुझे बहुत सारी पोस्ट मिली हैं और मैं उन पे खरी उतरने की कोशिश कर रही हूँ, आप सबका सहयोग रहा तो बिल्कुल। और अपने पे विश्वास रखिए, उदास ना रहिए, खुश रहने की बहुत सारी वजह है, बस इतना याद रखिएगा। बिल्कुल नेहा जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। आप बहुत हमारी जो हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, जो महिलाएं, उनके लिए इंस्पिरेशन है। आप जैसी जी महिलाओं को देख के उनको हिम्मत मिलती है लड़ने की। और जी, जी। आप ऐसे हंसती रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप ऐसे थैंक यू मुस्कुराते रहें, सर। भगवान से हमारी यही दुआ है आपके लिए। और फिर आगे फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। और व्यूवर्स का जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमारे थैंक साथ बने रहें। थैंक यू जी नेहा सर, जी। थैंक यू। बाय, टेक थैंक यू केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।